मिशन सक्षम क्या है? सक्षम का जो वर्ड है रेफरेंस क्या लगता है? आत्मनिर्भर बनना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, क्योंकि जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज पूछी जाएगी। देखिए, पहले भारत में 17 रेलवे जोन थे, अब 18 हो गए। 18वां कौन है? साउथ कोस्ट रेलवे। हेलो दोस्तों, आ गए हैं हम आपको बताने की दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आपका क्षेत्र कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और आपका सिलेक्शन में पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए इसको शुरू करें। सबसे पहले हमारे पास है मिशन कॉटन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जो ये मिशन कॉटन प्रोडक्टिविटी है, याद रखिएगा सबसे पहले तो इसकी मिनिस्ट्री आपके लिए जरूरी है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, अब ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि इस मिनिस्ट्री ने कॉटन के प्रोडक्शन को बूम करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक बजट अप्रूव किया है। दैट इज 5659.22 करोड़, यानी 5622.22 करोड़। ठीक है, उसके साथ साथ इस पूरे के पूरे बजट का, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है कि जो कॉटन प्रोडक्शन है, जो कपास उत्पादन है, इसको बहुत तेजी से बढ़ाना और यहाँ पर HDPS सिस्टम को फॉलो करना, हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हमारा हो गया बजट, लेकिन हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में याद रखिएगा कि कपास प्रोडक्शन में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। कॉटन प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पे आता है, नंबर 1 पे रहता है आपका चाइना। उसके बाद भारत में सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ये कपास से संबंधित है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। उसके बाद स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो हमारे कपास के प्रोडक्शन के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है? तो ये होती है रिगर सॉइल, यानी कि काली मृदा। ठीक है, और उसके साथ साथ भारत में कुछ कपास उत्पादन के प्रमुख राज्य कौन से हैं? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? उसके बाद आगे इसमें बात करें तो हमारे पास आता है मिशन सक्षम। ठीक है, मिशन सक्षम क्या है? सक्षम का जो वर्ड है रेफरेंस क्या लगता है? आत्मनिर्भर बनना। तो ये हमारे RBI के द्वारा लागू किया गया, बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये मेनली है किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, शहरी सहकारी बैंक्स के लिए। पहले तो यहाँ पर इस टर्म को समझिएगा, सहकारी बैंक्स का मतलब क्या हो गया? जब कुछ लोग, क्षेत्रीय लोग अपने आपस में समूह बनाकर अपने वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं, वेलफेयर के लिए एक बैंक शुरू करते हैं और मेंबर्स को कम पैसों में लोन प्रोवाइड करवाते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो यही हमारे लिए सहकारी बैंक होते हैं। और RBI ने शहरों के सहकारी बैंक्स के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए मिशन सक्षम लॉन्च किया है। इसमें मेनली क्या है? उन सहकारी बैंक जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, इनकी क्षमता को और बढ़ाना, और उसके साथ साथ इनको डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत लेकर आना, डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत लेकर आना। उसके बाद यहां से कुछ चीजें हमारे पास क्या पूछी जाएंगी? जाहिर सी बात है, RBI का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को RBI बना था, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे। आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और करंट के जो इसके गवर्नर हैं वो हैं हमारे संजय मल्होत्रा, जो कि 26th RBI गवर्नर है। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद आगे इसमें बात करें तो हमारे पास आती है डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, सिनबेक्स 2। देखिए, सिनबेक्स 2 की अगर हम बात करें तो हमारे लिए भारत और कंबोडिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। और यहाँ पर सिनबेक्स 2 एक्सरसाइज का नाम हो गया, और 2 का मतलब क्या हो गया? सेकंड एडिशन। ये 4 मई से 17 मई तक चल रहा है। ठीक है, 4 मई से 17 मई। और ये जो हो रही है कहाँ पर? भारत में नहीं जी, ये हो रही है कंबोडिया में। और कंबोडिया में कहाँ पे? कैम्ब्रेसिल में। और याद रखिएगा, भारत की ओर से पूरी भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी गई है? तो मराठा लाइट इन्फेंट्री, भारत की मराठा टुकड़ी जो है वो गई है इस एक्सरसाइज के लिए। और याद रखिएगा, ये सेकेंड एडिशन है। कंबोडिया की कैपिटल फेनोम पेन, उसके बाद उसकी करेंसी कंबोडियन रियाल, और उसके बाद कंबोडिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कौन सा है? एंगकोर वॉट टेम्पल। ठीक है, एंगकोर वॉट टेम्पल। ठीक है, ये 3 चीजें तो आपको जरूर याद रखनी ही रखनी है। ठीक है बेटे, एक चीज समझिएगा आप लोग, जो भी हमारे लिए GS या करंट अफेयर का हिसाब किताब बनता है, ये कभी फिक्स नहीं होता कि कौन सी चीज पूछी जाएगी। इसीलिए आपके पास काफी सारे रेफरेंसेस आपको दिए जाते हैं कि कहाँ से क्या आ रहा है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखें कि हमसे कोई GS के पेपर में कह दे कि हाँ जी, कंबोडिया की करेंसी का नाम बताओ, तो कंबोडिया की करेंसी हमारे लिए क्या हो गई? ये तो इकोनॉमिक्स में आ गया, करेंसी की बात आ गई? नहीं, क्योंकि जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज पूछी जाएगी, और कंबोडिया का नाम आ गया तो कंबोडिया की करेंसी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिखने को तो हम ये भी लिख दें कि भारतीय करेंसी का नाम है रुपया, लेकिन ये चीजें आपके लिए अंडरस्टूड है, आपको पता है कि हाँ, इंडियन करेंसी रुपीज है। ठीक है, तो इसलिए जो चीजें पता है हम उस पर ध्यान ना देकर जो नॉर्मली आ सकती हैं वो सारी चीजें पूछी जाती हैं।
ठीक है। अदरवाइज आप देखोगे ये अंकोर वाट टेम्पल आ गया, तो इसको आप कहाँ किसको शिकायत करने जाओगे, कहाँ भागोगे, कहीं नहीं भाग सकते ना उस टाइम भाग उठ के। तो इसीलिए आपको बस ये चीजें रिलेटेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए आपको ये भी याद रखना जरूरी है। आप कोई भी जीएस का पेपर उठा लीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे स्टैटिक जीके आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि जो सिलेबस है, जो करंट अफेयर्स है, उनसे रिलेटेड चीजें आ रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी सारी चीजों को बनाना शुरू कर दीजिए, आप भी बड़ी आसानी से गेस कर लेंगे कौन सी चीज पेपर में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। ठीक है, तो इस चीज को आगे करते हैं। हमारे पास आते हैं अवार्ड और ऑनर के लिए, कि हमारे पास एक अवार्ड है, ठीक है, वाइटले अवार्ड। जो वाइटले अवार्ड 2026 है, इसको ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जानते हैं वाइटले अवार्ड को। तो 2026 में भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख के द्वारा यह अवार्ड जीता गया, ठीक है। और ये अवार्ड जीता गया किस फील्ड में, वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की फील्ड में से जीता गया है। ठीक है, यहां से आपको क्या याद रखना है कि वाइटले अवार्ड को ही ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है, और ऑस्कर तो खैर आपको पता ही है, एकेडमिक अवार्ड्स होते हैं, मूवीज को दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो अवार्ड है, ये वाइटले फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है। इसकी जो अवार्ड सेरेमनी होती है, ये लंदन के यूके में होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे लिए जरूरी क्यों, क्योंकि एक भारतीय प्रवीण शेख वैज्ञानिक जो है, इन्होंने ये अवार्ड जीत लिया। ठीक है, दो मेन सेक्टर्स है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और दूसरा रहता है बायोडाइवर्सिटी स्टडीज। इतनी बात आपको क्लियर है। खाली आपको याद रखिएगा कि जो वाइटले अवार्ड है, इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से जीता किसने, प्रवीण शेख ने, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के सेक्टर में जीता। इसकी जो सेरेमनी होती है, ये कहाँ होती है, लंदन में, यूके में होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आगे हमारे पास कुछ फर्स्ट वीक की डेट्स आती हैं, कि हमारे पास डेट्स में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, अगर आपका पेपर इस महीने के एंड में है या नेक्स्ट मंथ है, तो इनमें से कोई डेट आपको टकरा जाएगी। ठीक है, हो सकता है सीक्वेंस में कई सारी आ जाए कि पहले कौन सा डे मनाया जाता है, फिर कौन सा डे। ठीक है, सबसे पहले 1 मई, ठीक है, हम सबका, हाँ, जिसका हम सब हिस्सेदार हैं, इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, और इस साल की थीम क्या थी, वर्कर्स राइट्स एंड रेसिलेंस। ठीक है, उसके बाद 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का डे, फाउंडिंग डे बनाया जाता है। 1960 में भाषा के आधार पर बॉम्बे स्टेट को बांटकर इन दो राज्यों का निर्माण किया गया था। ठीक है, देखिए, हमारे देश में नए राज्य को बनाने वाली एक संस्था है, नाम याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसी आयोग को हम फजल अली कमीशन भी कहते हैं। 1953 में इसको बनाया गया था। ठीक है, उसके साथ साथ 3 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसकी तो बात भारत में ना ही हो तो बेहतर है। ठीक है, अब प्रेस फॉर द प्लेनेट, ठीक है, करी जाती है। और भारत की रैंकिंग याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन हो गई है। हम लोग 157 पे हो गए हैं 170 में से। ठीक है, हमारे यहाँ पर प्रेस फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं है, बिक गया, सब कुछ खत्म है। ठीक है, उसके बाद 7 में ही हमारे लिए रहता है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 165 साल इनके पूरे होते हैं। और याद रखिएगा, नोबेल प्राइज इन्होंने 1913 में गीतांजलि के लिए जीता था, अपनी जो रचना है गीतांजलि। उसके बाद 7 मई को ही बनता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, बेसिकली एथलेटिक्स फॉर ऑल, न्यू एरा, ये इसकी इस साल की थीम रह चुकी है। ठीक है, और कुछ बेसिक चीजें याद रखना है, गीतांजलि जो है नोबेल प्राइज की क्रिएशन है। उसके बाद बॉम्बे स्टेट को तोड़कर दो नए राज्य बनाए गए थे, गुजरात और महाराष्ट्र। बनाने वाला कौन था, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन। उसके बाद आगे इसमें बात करें तो हमारे पास आता है साउथ कोस्ट रेलवे। ये बहुत बेहतरीन चीज है बेटा, इसको तो लगा लो बस, इसको तो लगा लो, इसको टैटू करवा लो, जो करवाना है करवा लो, माथे पे लिखवा लो, सब जगह लिखवा लो, लेकिन ये आपसे पूछेगा, पक्का पूछेगा। ठीक है, देखिए, पहली बात, साउथ कोस्ट रेलवे जो है भारत का 18वां रेलवे जोन बना है। कौन सा, 18वां रेलवे जोन। ठीक है, पहले भारत में 17 रेलवे जोन थे, अब 18 हो गए। 18वां कौन है, साउथ कोस्ट रेलवे। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ बना है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और इसका परिचालन शुरू कब होगा, ऑपरेशन कब शुरू होगा इसका, ये 1 जून 2026 से एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, पहले क्या था कि 17 जोन थे, और जो साउथ हमारी थी रेलवे, उसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद पड़ता था। लेकिन जो हमारी साउथ कोस्ट रेलवे बनी है, 18वां जोन है, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे शिफ्ट हो गया, आप विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ जोन है इनके, याद रखिएगा। जो आपकी मध्य रेलवे है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में। और साउथ कोस्ट रेलवे ये विशाखापट्टनम में। और याद रखिए, ऑपरेशनल कब होगी, ये शुरू कब होगी, 1 जून 2026 से। और जाहिर सी बात है, रेल के द्वारा बात हो रही है, रेल की बात है, तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, रेलवे मिनिस्ट्री। ठीक है, रेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये वाला बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जोन वगैरह ना, ये
खास तौर पे एसएससी वाले, उनका फेवरेट रहता है कि जी हमें तो यही पूछना है, हमें नहीं पता कितने जोन है, खुद नहीं पता, लेकिन हम आपसे पूछेंगे, आप बताओगे। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर लेने वाले लोग हैं वो तो अनपढ़ है, एक एक संस्था आपकी अनपढ़ है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे हमारे पास आता है निसार 2 मिशन। देखिए निसार का फुल फॉर्म, पहली बात तो नासा इंडिया, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रेडार। ठीक है, ये भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, इनके बीच का प्रोग्राम है। उसके बाद ये अंतिम चरण का जो परीक्षण होना था वो पूरा हो गया। और याद रखिएगा, इसमें जो लॉन्च व्हीकल है कौन सा यूज हुआ है, जीएसएलवी MK2। जीएसएलवी और MK2 दो अलग अलग लॉन्च व्हीकल यूज हुए हैं। अब याद रखिए, इसमें ना दो बैंड यूज किए गए हैं, L बैंड और S बैंड। देखो, ये अर्थ को समझने के लिए मिशन है पूरा का पूरा। और ये L बैंड और S बैंड दोनों एक साथ इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, कि दुनिया का पहली बात तो सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। जाहिर सी बात है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी बीच में आ गई तो फिर पैसे का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वेशन है इसमें L बैंड और S बैंड दोनों यूज किए गए हैं। और इससे फायदा क्या है, पूरी अर्थ पर अगर कहीं भी 1 सेंटीमीटर या इससे कम की भी हमें मूवमेंट मिलेगी ना, तो ये उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और इसके अलावा हम अगर अपनी एडिशनल डिटेल्स पे जाएं, तो हमारा जो इसरो है ये कब बना था, 15 अगस्त 1969 को। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नासा कब बना था, 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC, अमेरिका। उसके बाद आगे अगला आता है हमारे पास माउंट सेमरू विस्फोट। देखिए माउंट सेमरू जो है बेसिकली एक एक्टिव वोल्केनो है, जो कि कहाँ पर है, जावा द्वीप, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में आप देखो जावा आइलैंड इसके पास यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है माउंट सेमेरू। ठीक है, और इसमें एक तीव्र विस्फोट दर्ज किया गया है। अब यहां से याद रखिएगा कि अगर आपको पूरी तरह से एग्जैक्ट लोकेशन याद रखनी है, तो सिर्फ आपको जावा द्वीप और इंडोनेशिया याद रखना पड़ेगा। अगर आप एसएससी वगैरह वाले हैं तो आपको मैप पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, खाली नाम पढ़ लो। ठीक है, उसके साथ साथ इसी का एक दूसरा नाम है द ग्रेट माउंटेन। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे पास जो माउंट सेमरू है इसी को ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। उसके साथ साथ स्टैटिक जीके की बात करें तो रिंग ऑफ फायर, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। रिंग ऑफ फायर कौन से ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में है, और कई सारे सक्रिय ज्वालामुखियों की एक लाइन है। और याद रखेंगे, भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, बैरन आइलैंड। ठीक है, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है, भारत का एक्टिव वोल्केनो। क्लियर है इतना। उसके बाद आगे बात करें इसमें, अगला हिस्सा आता है हमारे पास पुस्तक और लेखक, हमारी महान सरकार के एक महान विदेश मंत्री। ठीक है, तो इनका नाम है S जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री। उन्होंने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है द सिलिकन सिल्क रोड। ठीक है, और ये जो थीम है, ये भारत की नई तकनीक, विदेश नीति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को दिखा रही है, कि भारत किस तरह विश्व गुरु है, वो सब इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा, इनकी जो लास्ट बुक थी जो फेमस हुई, वो द इंडियन वे थी। ठीक है, भारतीय शैली। उसके साथ साथ आगे बात करें, जोजिला टनल। ठीक है, जोजिला टनल जो है बेसिकली ये हमारे पास कुछ एरियाज को कनेक्ट करती हुई, लाइक जेरा, कि जैसे हमारे पास पूरा का पूरा एक लोकेशन मैप, श्रीनगर, जोजिला टनल, द्रास, करगिल ले, ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसको कनेक्ट करने वाली एक टनल है। उसके साथ साथ इसको बनाने वाली संस्था का नाम क्या है, ब्रो। क्या नाम है, ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है। ये एक बाई डायरेक्शनल टनल है, यानी कि आने के लिए भी है, जाने के लिए भी है। उसके बाद इसकी लंबाई 13.15 किलोमीटर है। उसके साथ साथ यह श्रीनगर, द्रास और कारगिल के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरफ कभी कभी मौसम के आधार पर रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ जो जोजिला पास है, ये कहाँ पर आता है, हिमालय की जास्कर श्रेणी में। ठीक है, जास्कर रेंज का हिस्सा है। और जो ये ब्रो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। याद रखिएगा, ऐसा काम क्या होता है, जो भी मुश्किल इलाके हैं जहाँ पे सड़क बनाने का काम आएगा वो ये करेगा मुश्किल इलाकों में। नॉर्मल इलाकों के लिए तो NHAI बैठा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुश्किल इलाकों के लिए ब्रो है हमारा। उसके साथ साथ बेसिक याद रखिएगा, जोजिला टनल की बात, 13.15 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, बाई डायरेक्शनल है, आने का भी है और जाने का भी है। उसके साथ साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी, इंपॉर्टेंस है, रीजनल डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिलती है। और याद रखना, ये भी शुरू नहीं हुई है, ये
अपने समय से पहले बन के तैयार हो गई है, इसलिए ये पूछ लिया गया है। अदरवाइज ये आपसे एग्जाम में पूछेगा तो जोजिला टनल का हिमालय से लेने देना पूछेगा, और हिमालय की कौन सी श्रेणी में आता है, जास्कर श्रेणी, इसको टैटू करवा लो। ठीक है, उसके बाद आगे, भारत के 3 नए स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। 3 नई लिस्ट टेंटेटिव है, याद रखना, परमानेंट नहीं, टेंटेटिव अस्थायी लिस्ट में। कौन कौन से? पहला मौजूली आइलैंड, जो कि असम में है। असम में भी इसको सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में शामिल किया गया है। अब एक चीज समझिएगा, जो माजुली है बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। और ये कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी। अब ब्रह्मपुत्रा नदी की बात आई गई है तो एक चीज आप लोग गैस कर लीजिए कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है डिपॉजिट कहाँ होती है। दो ही ऑप्शन है, या तो अरेबियन सी या तो बे ऑफ बंगाल। और आपके हिंट के लिए बता दूं, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद दूसरा, किला लाई पिथोरा, बेसिकली दिल्ली के लोकेशन को भी ऐड किया गया है। उसके बाद इर्रा मिट्टी डिबालू। ठीक है, इर्रा मिट्टी डिबालू, मिट्टी की बात है, लाल रेत के टीलों की बात रहती है कुछ इस तरह। ठीक है, ये चीजें हैं जो इस साल अभी हाल फिलहाल में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ी गई है। और उसके बाद याद रखिएगा, भारत के टोटल कितने एरियाज हैं? 42 यूनेस्को की लिस्ट में रहते हैं। उसके बाद 42वां जो लास्ट था वो कौन सा था? होयसला मंदिर, कर्नाटक का। ठीक है, ये चीज है। और उसके साथ साथ जो ये स्थल है भारत की समृद्ध संस्कृति, जो हमारा रिच कल्चर है, उसको, ऐतिहासिक महत्व को, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को प्रेजेंट करते हैं। उसके साथ आगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसकी तो क्या ही बात करें यार। देखो, 3 मई जो है ये दिन फिक्स रहता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का मनाया जाता है। लिस्ट रिलीज कौन करता है? आरएसएफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत की 157 रैंक आ गई है। ठीक है, हम 59 से 57 पे पहुंच गए, हमारी सुधार हो गए, पता नहीं कैसे लेकिन हो गए। उसके बाद टॉप कंट्री कौन है यहाँ पर? सबसे बढ़िया मीडिया कहाँ की है? नॉर्वे। सबसे बेकार कहाँ की है? नॉर्थ कोरिया। कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्थ कोरिया में कौन सुन रहा है? किम जोन के अलावा किसी की सुन लोगे? तो वही चीज, उनके क्या फ्रीडम उन पे तो। उसके साथ साथ इसकी हाईलाइट की बात करें तो ये सूचकांक प्रेस स्वतंत्रता को दिखाता है, फ्रीडम को दिखाता है। 180 देश रहते हैं इसमें शामिल। और उसके साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता, ये आपके देश में होने वाली सेंसरशिप, पत्रकारों की सुरक्षा, इन सब पे डिपेंड करके आपको मिलती है रैंक। ठीक है, भारत की रैंक 157 हो चुकी है, पे 2025 में 159 थी। थोड़ी सी स्थिति ठीक है। और याद रखेंगे स्टैटिक जी के, कि जो प्रेस है वो किस आर्टिकल के तहत काम करती है? आर्टिकल 19(1). ठीक है, यानी कि आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी के तहत काम करती है। इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? उसके बाद आगे बात करें, इसमें कुछ बेसिक वन लाइनर खत्म करते हैं इसको। जैसे मिशन सक्षम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आरबीआई। और याद रखिएगा था किसके लिए? ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, शहरी सहकारी बैंक्स के लिए। सिंबेक्स 2 किस किस देश के बीच में? भारत और कंबोडिया। उसके बाद 99वां रामसर साइट कौन सा बना है? तो ये शेखा झील। ठीक है, अलीगढ़ यूपी में है, अभी हाल फिलहाल में बना है। पुलित्जर प्राइज किसको जीतने वाला पत्रकार कौन है? भारत के हैं। उसके साथ साथ ई प्राप्ति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ई प्राप्ति ईपीएफओ, जो आपकी लेबर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लगाया गया है। उसके साथ साथ 365 क्यूटीआल एफआरपी तय किया गया है, यह गन्ने का, शुगर केन के लिए। और विटले अवार्ड 2026 का विजेता कौन है? ये भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के सेक्टर में जीता है। 7 मई को किसकी जयंती है? रविंद्रनाथ टैगोर। और उसके बाद महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है आपका? 1 मई। और महाराष्ट्र के साथ साथ याद रखिएगा यही आपका गुजरात का भी स्टेट डे मनाया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा नए स्टेट बनाने वाली स्टेट कौन सी होती है आपकी? राज्य पुनर्गठन आयोग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। थैंक यू।